हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शक भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि रागिनी अपने माता पिता के घर पर अपनी सास के साथ आती है और माता पिता से मिलकर खुश हो रही थी। अचानक रागिनी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रागिनी, क्या हो गया बच्चा? रागिनी के पापा ने तुरंत उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। डॉक्टर चेकअप करके बताती हैं, बधाई हो नरेश जी, आप नाना बनने वाले हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। केतन ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके आने से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी बच्चा, मैं खुद तुझे तेरे घर तक छोड़ने आऊँगा। नरेश सुबह ही रागिनी और उसकी सास को घर छोड़ने के लिए निकल गए। अब आगे। नरेश जी हॉस्पिटल की भाग दौड़ से काफ़ी थके हुए थे। इस वजह से वो कार ड्राइव करने के लिए अपने साथ पीयूष को लेकर गए थे। रागिनी समय से अपनी ससुराल पहुंच गई थी। रागिनी जल्दी जल्दी केतन को ये खुशखबरी सुनाना चाह रही थी। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे पापा, अंदर तो आइए। नहीं बेटा, फिर कभी। अभी तेरे मामा के पास जाना जरूरी है। अभी जिद मत कर बच्चे, जल्दी आऊँगा। पीयूष बेटा, रागिनी का सामान अंदर तक पहुँचा दो। जी अंकल जी। पीयूष रागिनी का सामान लेकर घर के अंदर जाने लगा। रागिनी अपनी सास को लेकर अंदर चली गई। पीयूष रागिनी को छोड़कर कार में बैठने जा रहा था कि पीछे से मीनू के संग आ रहे केतन की निगाह उस पर पड़ जाती है। नरेश जी भी कार में बैठे हुए थे, पर शक और गुस्से में केतन को सिर्फ पीयूष दिखा और मुस्कुराकर पापा को बाय कर रही रागिनी दिखाई दे रही थी। पीयूष कार लेकर निकल गया तो केतन भी वहीं कार से उतर गया। तुम जाओ मीनू, मैं चला जाऊंगा। क्यों केतन, छोड़ देती हूँ ना घर तक। प्लीज़ मीनू, जिद मत करो, कुछ कदम ही चलना है, चला जाऊंगा, तुम जाओ। अपना ध्यान रखना केतन, और गुस्से पर काबू भी। मीनू चली गई। केतन भी घर पहुँच गया। रागिनी खुशी के कारण गीत गुनगुना रही थी। क्या बात है, केतन पीछे से ताली बजाते हुए आता है। प्रेम तो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। अरे केतन, आप बड़ी जल्दी आ गए। रागिनी केतन को देखते ही चहक उठी। क्यों, नहीं आना चाहिए था? उखड़े लहजे में केतन बोला। नहीं नहीं केतन, आप बुरा मान गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? रागिनी केतन का उखड़ा हुआ रुख देखकर सहम गई थी। तुम्हें मना किया था ना कि पापा के यहाँ नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों गई? वो केतन, मैंने सोचा आप नहीं हो तो मैं पापा से मिल आती हूँ। पापा से या पीयूष से? केतन गुस्से से बात करते हुए बोला। केतन, ये आप क्या कह रहे हैं? रागिनी की आंखों से आंसू छलछला उठे। अब तुम रोकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सब देख लिया है मैंने, कैसे माँ के घर का बहाना करके तुम कल उस पीयूष के साथ उसके कमरे में थी। क्या आप वहाँ आए थे? आपने मुझे पीयूष के कमरे में देखा? केतन, एक बार आकर देख तो लेते, मैं वहाँ क्यों और किसके साथ थी? पीयूष के साथ, और किसके साथ? उसी से मिलने तो भागती हो बार बार, और तो और उसे आज यहाँ भी ले आई। कब से आए हुए हो तुम दोनों यहाँ? बस कीजिए केतन, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। मैं पापा के पास गई थी, पापा और पीयूष के साथ वापस आई हूँ। बस, और कितना झूठ बोलोगी रागिनी? सब देखा, कैसे अपने यार को हंस हंस कर बाय कर रही थी। बस कीजिए केतन, प्लीज़ बस कीजिए। आपकी गंदी सोच पर घिन आती है मुझे, और मुझे तुझसे घिन आ रही है रागिनी। तेरे पिता ने पैसा देख अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी और बेटी के यार को घर में पनाह दे दी, और दोनों को अपना फ्री का नौकर बना रखा है। भगवान के लिए बस भी करो केतन। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे पापा को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है आपको। धीरे धीरे दोनों की लड़ाई तेज होने लगी थी। बाहर से आती आवाजें सुनकर केतन की माँ चौंक गई। ये दोनों किस बात पर झगड़ने लगे? जाकर देखती हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार कहूँगा, तेरे बाप ने अपनी बदचलन बेटी मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तुम नहीं बोल रहे केतन, मीनू की संगत का असर बोल रहा है। खबरदार रागिनी, मीनू को इन बातों के बीच में शामिल मत करो। क्यों, मीनू के लिए इतना खराब लग रहा है? मुझे कुछ भी कह सकते हो। जिस दिन से मीनू ने हमारी ज़िंदगी में कदम रखा है, तुम बदल गए हो केतन। कहीं आप प्यार तो नहीं करने लगे हो मीनू से?
खैर, मीनू जैसी लड़की से आशा भी क्या की जा सकती है। अपना दोष मीनू के ऊपर मढ़ देने से तुम सती सावित्री तो बन नहीं सकती, रहोगी तो धोखेबाज ही। अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, जाकर रहो अपने यार पीयूष के पास। फिर छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है। केतन गुस्से में रागिनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा। केतन, छोड़ तो रागिनी को, ये गलत कर रहा है तू बेटा। गायत्री जी ने देखा केतन रागिनी का हाथ पकड़कर रागिनी को घर से बाहर निकाल रहा था। हड़बड़ाहट में सीढ़ी उतरते ही पैर फिसलने से गायत्री जी सीढ़ी से गिर पड़ी। माँ, माँ जी! केतन और रागिनी तेजी से उन्हें संभालने पहुंचे। माँ जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया ये? माँ को छूने की कोशिश मत करना रागिनी। केतन ने रागिनी को दूर ढकेल दिया। रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज केतन, ऐसा मत करो, हम बाद में बात करते हैं। केतन एम्बुलेंस बुला लेता है। माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बताते हैं सिर पर गहरी चोट लगने से गायत्री जी पैरालाइज्ड हो गई हैं। वो अब ना बोल सकती हैं ना ही चल फिर सकती हैं। ठीक तो हो जाएगी पर समय लगेगा। कितना समय, ये तो उनकी देखभाल पर डिपेंड करता है। रागिनी की सच्चाई का एकमात्र सबूत उसकी सास जिंदा लाश बनकर रह गई थी। रागिनी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था वो क्या करे। केतन को कैसे यकीन दिलाए वो अकेली नहीं गई थी। केतन तो अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार रागिनी को मान बैठा था। केतन को रागिनी से बहुत नफरत हो गई थी। गायत्री जी अब घर आ गई थी। केतन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब माँ घर आ चुकी हैं, इन पेपर्स पर साइन करो और चली जाओ यहाँ से। रागिनी पेपर्स देखती है। डाइवोर्स पेपर्स? केतन, ये सब क्या है? केतन, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपका विश्वास टूटे। मत करो केतन ये सब, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। केतन, मेरा पहला प्यार आप हो, आपके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। रागिनी, अब तुम्हारे आंसू और ये बातें मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम चाहती हो दुनिया तमाशा देखे और तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो, तो फिर वकील के सामने सफाई पेश करने के सबूत ढूंढती रहना, नहीं तो शांति से तलाक की कार्यवाही के लिए तैयार हो जाओ। केतन वहाँ से चला गया। रागिनी रो रो कर नरेश जी को सब बता देती है। नरेश जी ने बहुत कोशिश की पर केतन अपने फैसले पर अटल रहा। केतन, क्या तुम्हें पता है रागिनी किस दौर से गुजर रही है? वो माँ। रागिनी अपने पापा के मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने को कह देती है। कुछ मत बोलिए पापा, जब विश्वास ने दम तोड़ दिया है तो अब सारी बातें बेमानी हैं। पर बेटा, नहीं पापा, आपको मेरी कसम। केतन, मेरी बातों पर विश्वास करो, रागिनी अकेली नहीं आई थी। उस दिन गायत्री जी भी उसके साथ आई थी। मैं खुद आया था यहाँ उसे लेकर। पीयूष सिर्फ सामान रखने गया था। बस कीजिए, मेरी माँ की लाचारी का फ़ायदा उठाकर अपनी बेटी की अय्याशी पर पर्दा डालते आपको शर्म आनी चाहिए। केतन, गुस्से में आकर नरेश का हाथ उठ जाता है, पर रागिनी बीच में आकर रोक लेती है। नहीं पापा, अब मैं एक भी पल यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। रागिनी डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों की सहमति से शांति से तलाक लेने का फैसला कर लिया जाता है। केतन बिना शादी किए मीनू के साथ अपने घर में रहने लगा था। तलाक मंजूर होने की खुशी सिर्फ और सिर्फ मीनू को थी। केतन ने भले ही नहीं जताया, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था। केतन की रागिनी को तलाक देने के बाद मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या सोच रही हो बेटा? चल बैठना गाड़ी में, क्यों चिंता करती है? तेरे पापा हैं ना तेरे साथ? पापा? अब रागिनी के सब्र का बांध टूट गया था। रागिनी पापा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नरेश जी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। बस बेटा बस, अब एक भी आंसू नहीं बहाना है, आ बैठ अंदर। नरेश जी उसे कार में बिठाकर घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। नीलम जी चिंता कर रही थी। थके कदमों से रागिनी और नरेश जी को आते देख नीलम समझ गई आज तलाक हो गया। अब हमेशा हमेशा के लिए उनकी बेटी की गृहस्थी उजड़ चुकी है। रागिनी चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस मीनू के कदम मेरी बेटी की जिंदगी में पड़े। छोड़ो नीलम, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। रागिनी बेटा, तुमने केतन को अपनी माँ बनने की बात क्यों नहीं बताई? पापा, आपको क्या लगता है
जो केतन मुझे और पीयूष को लेकर इतनी गलत बातें कह गया, मेरे और पीयूष के रिश्ते को नाजायज़ बोल गया, क्या वो मेरी माँ बनने की खबर से खुश हो जाता? नहीं पापा, वो मेरे जायज़ बच्चे को नाजायज़ करार कर देता। मैं ये कभी नहीं सहन कर पाती पापा, मेरे बच्चे को कोई भी पाप की निशानी कहे। अब क्या सोचा है तूने? अभी तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा पापा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। पता नहीं माँ जी कैसी होगी। ठीक ही होंगी। अब उस घर से तेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, अब उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचना है, समझ गई? नीलम, इसे कुछ खिलाओ, सुबह से सिर्फ चाय पी है इसने। माँ, मुझे भूख नहीं है। हम तेरी मनोदशा समझ सकते हैं बेटा, अपने लिए नहीं पर इस नन्ही जान को स्वस्थ रखने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। रागिनी बेमन से खाना खा लेती है। नरेश जी और नीलम सोने चले जाते हैं। गोलू वहीं रागिनी के पास सो गया। रागिनी की आंखों में नींद कहाँ थी? केतन का ख्याल रह रहकर सता रहा था। आंखों से आंसू और दिल से कुछ जज्बात होठों पे आ गए। सोचते सोचते न जाने कब नींद रागिनी पर हावी हो जाती है। सुबह रागिनी देर तक सोती रही है। नीलम ने भी उसको जगाने की कोशिश नहीं की। करीब 9 बजे रागिनी की आंख खुलती है। बाहर काफ़ी उजाला हो रहा था। घड़ी में टाइम देखती है। बाप रे, 9 बज गए। केतन के जाने का टाइम हो गया। मुझे तो केतन के लिए नाश्ता बनाना था, माँ जी को भी दवाई देनी थी। वो हड़बड़ा के उठती है पर अपने आप को माँ के घर में देखकर रो पड़ती है। बस इतना ही प्यार था केतन, मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सके। मैं तो पीयूष से इतनी दूर थी, कभी कभी माँ के घर में आना होता था। तुम तो मीनू के इतने करीब थे, मैंने तो तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। काश एक बार मुझ पर विश्वास किया होता तो आज मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। कैसी किस्मत है मेरी, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने का समय आया तो हम अलग हो गए। मैं माँ बनने वाली हूँ, ये खुशी के पल तुम्हारे साथ बांट भी ना सकी। कैसे भूलूंगी तुम्हें और क्या कहूँगी हमारे बच्चे से? क्यों उसके मम्मी पापा साथ नहीं रहते? अरे उठ गई बेटा, फ्रेश होकर आजा जल्दी, नाश्ता तैयार है। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप कर लीजिए। मैं ना सुनने नहीं आई हूँ, चल आजा जल्दी, प्यार से डांटते हुए नीलम बोली और मुड़कर आंसू पोंछते हुए चली गई। रागिनी नहाकर आती है। माँ, पापा कहाँ हैं? पापा गोलू को छोड़कर आने वाले हैं, तो नाश्ता शुरू कर। रागिनी डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही थी, तब तक नरेश जी भी आ गए। नाश्ता कर लिया बेटा? नहीं पापा, बस करने जा रही थी। आप भी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। माँ, आप भी आ जाओ। रागिनी अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी। वाओ, आलू परांठा मेरा फेवरेट, इसीलिए तो बनाया है। कहते हुए नीलम भी साथ में नाश्ता करने बैठ जाती हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, आगे के लिए क्या सोचा है रागिनी? सोचना क्या है पापा, जहाँ सब कुछ छोड़कर गई थी अब वहीं से सब कुछ शुरू करना है। मतलब ये पापा, पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। अगर मैंने तब पढ़ाई ना छोड़ी होती तो अब आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी सोचकर डर नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा, आप मेरा साथ देंगे ना? पीयूष ने सही कहा था, मुझे पढ़ाई पूरे करके ही शादी करनी चाहिए थी। पीयूष से याद आया, पीयूष कल से दिखाई नहीं दिया, कहीं गया है क्या? वो चला गया बेटा। चला गया? कहाँ? जिस दिन तेरा फ़ोन आया था पीयूष मेरे पास ही बैठा था। हमारे बीच की सारी बातें उसको पता चल गई थी। वो बहुत शर्मिंदा था खुद पर कि उसकी वजह से तेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई। वो बोल रहा था अगर उसको थोड़ा सा भी पता चल जाता उसे लेकर तुम दोनों के बीच में खटपट हो रही है तो कब का यहाँ से चला गया होता। अब वो तेरा सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। हमने बहुत कोशिश की थी उसे रोक ले, पर वो बोला मेरे यहाँ रहने से रागिनी को और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अब कोई और तेरे ऊपर उंगली उठाए। ओह, वैसे ठीक भी है, जब अपने ही विश्वास नहीं कर सके तो दूसरों से कैसी उम्मीद। गहरी सांस लेकर बोली रागिनी। खैर, मेरी पढ़ाई के बारे में आपका क्या फैसला है? जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो बचा है उसे सुधार सकते हैं। मैं आज ही कॉलेज में बात करता हूँ। नरेश जी ये कहकर ऑफिस चले गए। नरेश जी कॉलेज में बात करके रागिनी की स्थिति को देखते हुए रागिनी का प्राइवेट फॉर्म भरवा देते हैं।
पापा प्राइवेट? हाँ बेटा, कहीं बच्चे के कारण फिर से कॉलेज ना छूट जाए। अभी ऐसे ही पढ़ो, फिर आगे तुम्हें जो करना है, जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं तो कहता हूँ पीएचडी करने के बाद जॉब के बारे में सोचना। मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। नरेश जी भावुक हो गए। पापा, रागिनी नरेश के सीने से लगकर रोने लगी। नीलम भी अपने आंसू पोंछने लगी। केतन, ये क्या? दिन रात आंटी की देख रेख में ही लगे रहोगे? थोड़ा बहुत खुद का भी ध्यान रखो केतन। आजकल ऑफिस भी कम जाते हो। ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? देखो, मैं किसी को साथ लेकर आई हूँ। ये रीटा है, पहचान तो लिया होगा। डॉक्टर बत्रा के हॉस्पिटल में नर्स है। आज डॉक्टर से मिलने गई थी, सोचा पूछ लूँ आंटी कब तक ठीक होगी। उन्होंने कहा आंटी को हमेशा समय समय पर दवा, मालिश और विशेष देखभाल की ज़रूरत है। मेरा तो तुम्हें पता है कितना काम रहता है, ऊपर से आंटी मुझे पसंद नहीं करती। तुम ऐसे ही रोज रोज घर बैठे तो बिजनेस चौपट होते देर नहीं लगेगी। अब आंटी की चिंता छोड़ो, आज से रीटा उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी रागिनी की वजह से क्या हालत हो गई है आंटी की। रागिनी का नाम सुनते ही गायत्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। अरे अरे आंटी, आप दुखी मत होइए, मैं और केतन आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छा काम किया मीनू, थैंक यू सो मच डियर। केतन मीनू को गले लगाकर बोला। मीनू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में। मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तुम्हारा साथ रहा तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बातें बाद में, अभी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। केतन तैयार होने चला गया। रीटा, तुम पहले आंटी के लिए सूप बना लाओ। जी मैम। किचन किधर है? वो उधर। मीनू किचन की ओर इशारा करती है। गायत्री जी की आंखों में मीनू के लिए घृणा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। मीनू ये सब खूब समझ रही थी। हाँ तो आंटी, क्या कहा था आपने? मैं केतन और रागिनी की जिंदगी से दूर हो जाऊं? रागिनी मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर और समझदार है। मेरी औकात नहीं आपकी प्यारी बहू रागिनी की बराबरी करने की। रागिनी तो गई, साथ में ही इस घर से उसका नाम और निशान भी मिट गया। अब आप देखो मैं कैसे इस घर पर और केतन के दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। और जब तक आप ठीक होकर खड़ी हो जाएंगी, मैं मीनू केतन सक्सेना बन जाऊंगी। गायत्री जी बेबसी के आंसू बहाती रह गई। केतन के साथ साथ मीनू भी घर से चली जाती है। अब घर में रीटा और गायत्री जी रह गए थे। केतन का लगाव मीनू की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वहीं गायत्री जी की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा था और रागिनी ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति लगा दिया था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 4 में। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ और अपना प्यार भी ऐसे ही बरकरार रखें। थैंक यू।